नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। राकेश शांडू साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे मैं जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि दिल्ली से लगातार 3 से 4 बसें लेकर राकेश शांडू साहब माता खीर भवानी की यात्रा को निकले थे। किस तरह की यात्रा रही? यात्रा इस वक़्त सफल रही सब लोगों की? शांडू साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? किस हाँ तरह हाँ, की बिल्कुल सुन पा यात्रा रहा हूँ रही और गुलशन जी। कितने लोग इस बार दिल्ली से माता खीर भवानी के दर्शन करने को गए थे? गुलशन जी, हम लोग यहाँ पे अगर आप मान के चलो, दिल्ली मतलब ये हो गया, गुड़गांव इसमें आता है, आपका गाजियाबाद आता है, इसमें नोएडा आता है। तो हुँ, दिल्ली एनसीआर से लगभग हमारी जेके हाउस से यहाँ से 11 तारीख को दोपहर को 4 बजे 3 बसें निकली थी। और हम अगले दिन कोई लगभग 7:30 बजे वहाँ तुलमुला खीर भवानी पहुँचे थे। और हुँ, पहुँचने के बाद में थोड़ी सी वहाँ परेशानी हो गई थी वेदर की। थोड़ा सा हुँ, आंधी तूफान आ गया, बारिशें अचानक से शुरू हो गई। आपको पता है कश्मीर के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। जबकि वहाँ वेदर हुँ, फोरकास्ट फोरकास्ट ये था कि 19 तारीख तक वहाँ पे अच्छी धूप रहेगी। थोड़ा हुँ, सा वहाँ पे उस टाइम पे कंफ्यूजन हो गया था, लोग थोड़े से डिस्टर्ब से हो गए थे, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड और करवानी साहब और डीसी साहब, एसपी साहब वहाँ खड़े रहे और उन्होंने हुँ, सब उस सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से संभाला। और हमारे लोग भी जहाँ दिल्ली से गए थे काफ़ी थके हुए थे, क्योंकि इनके पास में अब की बार एसी बसेज अवेलेबल नहीं थी और हम नॉन हुँ, एसी बसेज में गए थे। और जो लोग भी गए हुँ, थे उनको मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, कम्युनिकेट कर दिया था कि क्योंकि जेके एसआरटीसी के पास में एसी बसें अवेलेबल नहीं है। लेकिन माता की हुँ, श्रद्धा के लिए वो लोग बेचारे मतलब कड़कती धूप में गए, बट हुँ, बिल्कुल कंफर्टेबल था। हम लोगों ने रास्ते में एज ए ग्रुप पूरा मतलब जैसे यात्रा जाती है कहीं पे भी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैसे ही अमरनाथ भी यात्रा जाती है। और हुँ, लोगों ने माता का बुलावा था, तो इस वजह से वहाँ पे लोगों ने बड़ा अच्छा रास्ते में मतलब हम लोग मिलजुल के गए, आपस में एक दूसरे को मतलब हर तरह की हमने एक दूसरे को एज ए ग्रुप सहायता करी। और उसके बाद जब 7:30 बजे पहुंचे तो मेरे भी कुछ लोग जो मेरे साथ गए थे थके हुए थे, क्योंकि 27-28 घंटे का सफ़र था। थोड़ा सा पैनिक में आ गए थे, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे को फिर डीसी साहब वहाँ पे, डिवकॉम साहब भी खड़े थे वहाँ पे। और उसके बाद हमको वहाँ पे नियरेस्ट जो हमारा वहाँ पे वो पड़ता है, पहले उन्होंने बोला जी वहाँ से 25 किलोमीटर आपको बसों में भेजेंगे मजगाम, जो कि तुलमुला से लगभग कोई 25 किलोमीटर है। फिर मैंने डीसी साहब और डिवकॉम साहब से बात की, मैंने बोला सर आप देख लीजिए अगर कोई नियरेस्ट प्लेस हो जाए, क्योंकि हमारे माताएं थी, बहनें थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, थके हुए थे काफ़ी। तो उन्होंने फिर मेरे को थोड़ा कॉपरेट भी किया और हमको वहाँ पे जो नियरेस्ट कैंप है वो लगभग कोई तुलमुला से 1.5 किलोमीटर है, जिसको हम बोलते हैं वंदहामा। तो वंदहामा में पीएम पैकेज के क्वार्टर थे, कोई 18 के करीब उन्होंने हमारे लिए कमरे ओपन कर दिए। उसके बाद में वहाँ सिविल सोसाइटी के लोग आए, वहाँ के जो तहसीलदार हैं वो आए और बिस्तरा हमारे पहुँचने से पहले ही वहाँ पे बेडिंग पहुँच गई थी और हर सारे कमरों में बेडिंग पहुँच गई थी। और जो वहाँ के पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं हमारे भाई, उन लोगों ने भी बहुत वहाँ पे कोऑपरेट किया और बहुत अच्छा रहा। और वहाँ से हमें बसें वहाँ से लेके जाती थी रोज़ अंडर सिक्योरिटी, और शाम को जैसे माता के यहाँ से हम लोग दर्शन करके आते थे। मतलब बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम रहा, उसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए मैं बधाई दोबारा एक बार बधाई देना चाहूँगा रिलीफ कमिश्नर साहब को, करवानी साहब को। वो खुद ही उधर घूम रहे थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिवकॉम, एसएसपी साहब, एसएचओ साहब, सब लोगों ने मिलजुल के मतलब हमारी तरफ से भी उनको पूरी कोऑपरेशन मिली और हमको रिजल्ट भी उसका अच्छा मिला और बहुत अच्छी यात्रा रही है। और वहाँ पे मेरे खाटू ख्याल में साहब, गुलशन जी पहली बार। मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा। यात्रा हाँ तो गुलशन। अच्छी रही, बड़ा अच्छा ये काम हो गया। बट आप कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट आज हाथ लगे हैं, जो आरटीए के तहत कहीं ना कहीं, जो इस वक्त पीएम पैकेज एम्प्लॉयज वहां पर काम कर रहे हैं। सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जहां पर उनको रखा जाएगा उसके उसके बावजूद भी वो दिक्कतों में आएंगे। इसके ऊपर मैं आपका क्या गुलशन जी कहना है वही कि डॉक्टर? मैं गुलशन जी वही बताना चाहूँगा। इसी दौरान जब हम वहाँ पे वंदहामा में भी थे और जो मैंने क्वार्टरों की वहाँ पे हालत देखी, मतलब मेरे को लिटरली आंखों से आंसू निकलने लग गए कि जिनके 5-5 मंजिल मकान थे, बगीचे थे, बागान थे, वो बेचारे आज 2 कमरों में वहाँ पे रह रहे हैं। मतलब 2 कमरों की ये हालत है कि मतलब एक तो ये मान के चलिए लॉबी है और एक बेडरूम है। अब ये बताइए कि कल में उनके बच्चे हैं, उनके कल माता-पिता हैं, आते हैं वहाँ पे जम्मू से, या उनके कोई रिश्तेदार आते हैं, वहाँ पे उनको लॉबी में सुलाना पड़ेगा। ये खस्ता हालत मैंने देखी, ना कोई साफ सफाई है वहाँ पे, कोई ना मेंटेनेंस है। उसके बाद मेरे कुछ वहाँ पे तुलमुला में कुछ मेरे साथी मिले जो उडीना बांडीपोरा में रह रहे हैं, जो अभी रिसेंटली क्वार्टर वहाँ पे इशू किए गए हैं। वहाँ पे उनके साथ समस्या क्या है कि वहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाई नहीं है, रोड कच्चे हैं,
ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग रह रहे हैं उनकी बेचारों की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि शीशे लगे, ग्रिल लगे, कोई भी शीशा तोड़ के वहां घुस सकता है। और जितने भी उड़ीना की अभी खबर ये बीएचके उड़ीना की खबर मैंने भी, जब ये क्वार्टर बने थे, क्योंकि उनके जो क्वार्टर हैं उसके बीच में एक जाली होती है, जाली नहीं थी, हाँ सिर्फ एक खिड़की है हाँ और शीशा है। अगर कोई हाँ, पत्थर भी मारेगा तो सीधा अंदर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल वही बावजूद बात भी उन्होंने सरकार ने मेरे इस पर से संज्ञान नहीं लिया। बिल्कुल 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 भाई साहब, मुझे वाकई में बता रहा हूँ गुलशन जी, मैं मतलब आंखों हम्म, में आंसू लेके वहां से निकला हूँ। उसके हम्म, बाद में जो इन्होंने गांधरबल में, बारामूला में, शुपिया में बनाए, इससे पहले जो हम्म, क्वार्टर विस्सू में बनाए गए थे, या जहां जहां भी बनाए गए थे, वहां पे उनके पास हम्म, में 2 बेडरूम के क्वार्टर हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या इनको एक अब दूसरा इशू बता दो। मेरे को श्रीनगर वाले वहां पे पीएम पैकेज वाले भी सेवा कर रहे थे बेचारे, उनसे भी मेरी वार्तालाप हुई। हम्म, वो उनका कंसर्न ये है कि भाई अभी ये लोग वहां लेवल में क्वार्टर बन रहे थे 600। आप बताइए कि राहुल भट्ट या रजनी भट्ट किलिंग में जो थोड़ा दूर दूर पोस्टेड थे, उनको पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने श्रीनगर शिफ्ट किया। आज की डेट में वहां पे किराए के मकानों में हमारे 2200 एम्प्लॉइज रह रहे हैं। हांडू साहब, और मुझे बताइए कि 600 क्वार्टर जेवन में बन रहे हैं उन लोगों के लिए। हांडू मुझे साहब का बताइए कि नेटवर्क क्या ये इशू लग रहा 2200 है, ऐसा आया लोग है, लेकिन 600 मैं आपको क्वार्टर में बता दूं। एडजस्ट कर लेंगे जी, जी। इनको? मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिशन से गवर्नर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हम्म, कि आप लोगों ने तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको श्रीनगर पोस्ट किया है, जो दूर दूर के इलाकों में है, उनको आपने श्रीनगर ट्रांसफर किया, बहुत अच्छी बात है। अब हम्म, आपके वहां पे एम्प्लॉयज किराए के मकानों में रह रहे हैं 2200, और हम्म, आपने क्वार्टर बनाया जी वहां पे 600। अब वहां पे हम्म, क्या है, गुटबाजी शुरू हो गई है। हम्म, भाई हर आदमी वहां पे है परिवार के साथ में, वो चाहिए करना मेरे पे ऊपर छत हो। ये हम्म, 12 से 18 हजार रुपए वहां पे किराया दे रहे हैं, इनकी तनख्वाहें कितनी है? उसके बाद बच्चे भी पालने हैं, स्कूल भी फीस भी भरनी है, दवाइयां भी लानी है, हम्म, खाना भी खाना है। तो ये बताइए, मुझे हम्म, समझ नहीं आ रहा ये मैस और क्योस क्या है वहां पे। हम्म, तो मैं गुलशन जी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ, गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ये हम्म, चीजें या ये फीडबैक दिया जा रहा है क्या वहां पे, कि वहां पे परिस्थिति क्या है ग्राउंड पे? हम्म। जी नहीं, गुलशन हांडू जी, साहब, एक चीज और भी है ना, नेटवर्क एक आ चीज रहा है? और भी है। एक चीज और भी है। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के लिए ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात आज की डेट में अगर देखी जाए तो ये कही गई है, मीर बेजोर फारूक ने ये कहा था, आगे बढ़ाया उन्होंने, ये कहा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है वो कश्मीर में इस वक्त वापस आनी चाहिए। अगर ये वापस आना चाहे, देखिए उन्होंने हाथ बढ़ाया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई मैसेज, कोई बात नहीं निकल के आई है। मैं गुलशन जी वही बता रहा हूँ। आप ये बताइए हम्म, मुझे, मैं भी पिछले 32 साल से लगा हूँ, आपको पता है, मैं भी प्रयास कर हम्म, रहा हूँ। और मैं जो लोगों को लेके गया था, वो लोग मैक्सिमम वो लोग थे जो 1990 के बाद कश्मीर नहीं गए थे डर के मारे, उनको भी खोफ हम्म, निकल गया। वो भी जब वहां से हम्म, यहाँ से 48 डिग्री के टेम्परेचर में गए और वहां जो बाहर देखी उन्होंने, मैंने देखा हम्म, निराशा उनकी चेहरों पे। वो बोल रहे थे कि हम्म, कौन सा जन्नत हम छोड़ने, क्या उस दिन हो गया था जिस दिन हमें वहां से निकाला गया। आंखों में आंसू थे हम्म, उनके। मतलब हम्म, अब आप देख लीजिए, तुलमुला से इतने वीडियोज हैं, इतने आपके पत्रकार लोग वहां पे काम कर रहे हैं, लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हम हम्म, अपने वतन में, अपने जन्नत में वापस आना चाहते हैं। आप ये बताइए कि हम्म, जब मैं वहां पे हाल देख के आया हूँ, हमारे बेचारे चूहों की तरह इनको वहां पे रखा गया पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को। क्या क्या हम्म, एनकरेजमेंट है कि आज कश्मीरी 1 लाख कश्मीरी पंडित या 2 लाख कश्मीरी पंडित वहां आएंगे, रहेंगे क्या? हम्म, ये तो पीएफ पैकेज वालों की जो वहां नौकरियां कर रहे हैं, इन लोगों ने हालत कर रखी है। और हम अगर प्रयास कर रहे हैं कि हमने रिलीफ सॉरी रेपुटेशन वापस करानी है विद डिग्निटी एंड ऑनर, तो मैं अपनी कम्युनिटी को क्या हम्म, आश्वासन दूंगा? कहाँ रहोगे आप? इनको पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। गुलशन जी एक चीज और बताना हम्म, चाहूंगा आपको। कुछ दिन हम्म, पहले जब ये असेंबली इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है, आप ये बताइए, हम्म, बीजेपी ने वहां पे जो बना इंचार्ज बनाया है वो साउथ इंडिया से है। हम्म। वो साउथ इंडिया से कश्मीर के बारे में, कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, लोगों से इंटरेक्शन के बारे में क्या जानता है? सर, साउथ में तो इसलिए तो किसी पे बनाया गया है, मौजूद नहीं, वो अपना घर तो संभालने पहले। इसीलिए तो उसको बनाया गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों से लेना कुछ नहीं है, सिर्फ आप जाकर वोट की डिमांड कीजिए, वोट आपको मिल जाएगा। मेरे को एक चीज बताइए कि वो साउथ इंडिया से है ना, तो वो साउथ में मांग लीजिए ना। पहले इन्होंने राम हम्म, माधव को भेजा, वो भी साउथ से था। उसने कौन सी बड़ा ब्लंडर हम्म, किया, महबूबा के साथ गौर सरकार बना ली, इनको कंपेल किया। हम्म, फिर वो 3.5 साल से ज्यादा सरकार चल नहीं पाई। इनको बेसिकली क्या है हम्म, गुलशन जी, इनको ग्राउंड रियलिटी से वहां पे क्या क्या दिखाया जा रहा है, मोदी जी तक सही फीडबैक नहीं पहुंच पा रहा है। सबसे बड़ी हम्म, प्रॉब्लम वहां पे है, ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है, वहां की समस्याएं, वहां की इश्यूज, क्योंकि लद्दाख का एक कल्चर है,
जम्मू का एक कल्चर है, कश्मीर का अलग कल्चर है, भाषाएं अलग अलग है, लोगों का रहन सहन अलग अलग है। ये उसको एट पार विद अदर स्टेट्स कंसिडर कर रहे हैं। ये दिल्ली की राजनीति या अहमदाबाद की राजनीति या महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास में कोई बंदे फीडबैक नहीं पहुंचा रहे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे मैंने एक आरटीआई करी थी, शायद आपको भी याद होगा। आरटीआई किस लिए करी थी कि जब हमारे राहुल भट्ट और रजनी बाला और दीपक चंद के जब उनकी किलिंग हुई थी और हमारे भाई बहने सड़कों में बैठे थे, पहले लाल चौक में, उसके बाद बैठे थे रिलीफ कमिश्नर में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, तब इन्होंने सुध नहीं ली उनकी। बाद में उनकी तनख्वाहें बंद करके उनको मजबूर किया और उनको वापस ज्वाइन करने के लिए बेचारों को मजबूर किया। आज मुझे ये समझ नहीं आ रही है, जब मैंने आरटीआई की है कि आज 400-500 एम्प्लॉयज हैं जो बीजेपी वालों के या इनके सगे संबंधी हैं, वो वहां पे डेपुटेशन पे हैं, वो वहां पे किसी न किसी रीजन की वजह से उनको बहाने से वहां पे बिठा रखा है। मैंने एक आरटीआई करी है, उसके मेरे पास अभी जवाब आने शुरू हो गए, गुलशन जी आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख लीजिए आप। अब मैं तो इनको बिल्कुल नंगा करके रखूंगा। ये मेरे पास कॉपी आनी शुरू हो गई है गुलशन जी। ये हाटू साहब, आपको क्या लग रहा है इसमें कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के रिलेशन से यहाँ बैठे हुए हैं डेपुटेशन पर? गुलशन जी अभी तो सारे डिपार्टमेंटों को अभी गई है, जीएडी से लेटर गई है, अभी कमिश्नर साहब का भी जवाब आना है, वो थोड़ा बिजी थे अभी यात्रा के साथ में। मेरे को जो अनऑफिशियली फिगर बताया गया 400 से 500। देखो गुलशन जी, वो भी मेरे बच्चे हैं, वो मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन क्या बाकी लोग उनके रिश्तेदार नहीं है, उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है? मैं अभी पीएम पैकेज वालों से परसों तुलमुला में बैठ के बात कर रहा था। वहां पे जो अपवास है, जो वहां पे बहुत अच्छा काम कर रहा था खीर भवानी में, वहां पे उन्होंने बेचारों ने 2 दिन लंगर लगाया था, उन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत करी है वहां पे। उनसे मैं जैसे इंटरेक्ट कर रहा था, उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने एक गवर्नर साहब को लिस्ट दी हुई है, वो लिस्ट उन 32-35 लोगों की है कि जो आज की डेट में भगवान के भरोसे पे, उनकी अलग अलग बीमारियां हैं। क्या वो उनके सगे नहीं है? क्या वो बीजेपी के एडी के सगे नहीं है? उनके लिए क्यों कंसिडरेशन नहीं हो रही है? जो 400-500 रिश्तेदार आपने जम्मू में बिठा रखे हैं अलग अलग डेपुटेशन पे, अभी तो पिक्चर शुरू हुए, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो ट्रेलर है। जब तो डेपुटेशन मिल ही नहीं सकता पीएम पैकेज में। कॉपी आने लगी है, सारे डिपार्टमेंटों को चला गया है। आडू साहब, जी गुलशन जी, इको हो रही है आपकी आवाज। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं जब तो डेपुटेशन मिल नहीं सकता था, फिर भी डेपुटेशन पे जम्मू, क्योंकि ये पीएम पैकेज के लोग थे ना, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत इनको नौकरी मिली थी। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, देखो रूल गुलशन जी सबके साथ सेम है, लेकिन बाकी जो बेचारे वो नौकरी कर रहे हैं, उनके कोई सगे संबंधी अच्छी पोजीशन पे नहीं बैठे हैं, बीजेपी के कनेक्शन में नहीं है, या कांग्रेस के कनेक्शन में नहीं है, या क्या बोलते हैं किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी के कनेक्शन में नहीं है, वो बेचारे पड़े हुए वहां पे। बाकी जो इनके रिश्तेदार है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जब तक मेरे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं आएगी। मैं आपके चैनल पे ही आऊंगा, उसके बाद में हाईकोर्ट में भी बहुत से ऐसे मैं आप लोगों के मीडिया के सामने भी कहूंगा, मुझे उनसे दुश्मनी नहीं है। बहुत से ऐसे लीडर भी हैं जो पॉलिटिकल मंच भी शेयर कर रहे थे। मैं वही तो बोल रहा हूँ गुलशन जी, मेरा काम वही है कि मैं उन लोगों को एक्सपोज करना चाहता हूँ कि जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके अपने रिश्तेदारों को किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रीजन से जम्मू में डेप्यूट कर रखा है। और जो बेचारे हमारे 35 वहां पे बेचारे अलग अलग बीमारियों से, भगवान न करे भगवान उनको लंबी उम्र दे दे, वो बेचारे वो परेशान है। अपवास वाले वहां पे उन्होंने अलग अलग डेलीगेशंस दिए कि कम से कम चलो हमारी बात छोड़िए, ये जो बेचारे बीमारी से वहां पे जूझ रहे हैं, अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं, इनको कम से कम उस ग्राउंड्स पे उसकी कोई कंसिडरेशन नहीं है। बट जो लोग किसी न किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी के सगे संबंधी है, वो जम्मू में कोई 2 साल से एंजॉय कर रहा है, कोई 10 साल से गया नहीं है, उनके अभी लिस्ट आने दो। मैंने तभी आपको कॉपी दिखाई है, ऑलरेडी गई है, सारे डिपार्टमेंटों को चिट्ठी गई है जी, दिखा रहा हूं मैं अभी आपको। अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी आरटीए की काफी बता रहे हैं। आडू साहब, एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा, चलिए ये तो हुआ डेपुटेशन, थोड़ा देखिए सितंबर से पहली हो सकता है, सितंबर के बीच में या दिसंबर से पहली सितंबर से यहाँ पर इलेक्शन जो है वो हो जाए। आपका एमपी का फॉर्म भी इन्होंने रिजेक्ट किया था, क्या आप एमएलए की इलेक्शन यहाँ पर कंटेस्ट करने आएंगे?
मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है, मैंने अपनी अभी वर्किंग शुरू कर दी है। मेरा इस टाइम पे प्लान क्या है कि देखिए भाई साहब, मैं आपको सीधा-सीधा बोलूँगा, हमको अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हमारे को आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, जिनसे हमारी आशाएँ थी, उनसे भी हम निराश हो गए हैं। जिनसे आशाएँ नहीं थी, उनसे तो हम पहले निराश थे ही। तो मैंने 2008 में भी इसीलिए लड़ाई लड़ी थी कि मेरे को ये मालूम था कि मैं कोई जीतने वाला नहीं हूँ, लेकिन कम से कम ऊपर सेंटर तक आवाज़ तो पहुँचे। अभी जैसे एमपी इलेक्शन के लिए हमने मैंने भी फॉर्म भरा था, चलो मेरा तो रिजेक्ट हो गया था, इन्होंने मेरा वोटर लिस्ट से नाम गायब किया था। दिलीप पंडिता जी ने हिम्मत दिखा के वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। अरुण रैना जी ने बारामूला से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हम लोग अब की बार प्लान कर रहे हैं कि मेरी जो प्लानिंग है कि मैं श्रीनगर की हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कश्मीरी पंडित कैंडिडेट को जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड के बैनर के नीचे उतारूं। ये मेरा ऑलरेडी, उसके ऊपर मेरा काम ऑलरेडी हो चुका है और उसके ऊपर वर्किंग चल रही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब बातें बताई, माता खीर भवानी की यात्रा भी सफल रही सब लोगों की, और उसके बाद जो पीएम पैकेज एम्प्लॉइज जिन तक लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, अब यात्रा के साथ साथ उनसे भी बातचीत होगी, उनका भी रहन सहन देख लिया, किस तरह से सरकार ये दावे ठोकती है कि हम इनको अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। फैसिलिटी क्या मिल रही है? वही एक 2 कमरे का बेडरूम दे दिया गया, वहां रखा जा रहा है, 20-21 हजार रुपया सैलरी दी जा रही है, उसी सैलरी में उन्होंने बच्चे पालने हैं, उसी सैलरी में उनको अपने माँ बाप को दवाई खिलानी है। बात गुलशन जी, बताइए 20-25 हजार ये। की 20-25 हजार की सैलरी के अंदर कोई 12 हजार दे रहा है, कोई 18 हजार दे रहा है, कोई 16 हजार दे रहा है, तो वो बेचारे करेंगे क्या? उनकी जितनी मजबूरी का फायदा उठाया गया है गुलशन जी, वाकई में मैं उनके वहां गया, मैं फ्लैटों में भी रहा वहां पे, जैसे मैंने आपको बताया वहां पे वंधामा में। वहां की कंडीशन देख के वाकई में मेरे को, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ ना, वहां पे कोई बोलते ना एक बाहर से लॉन हो, थोड़ा सा मेंटेनेंस हो, वहां पे इतनी बुरी हालत है गुलशन जी कि मतलब मैं बताऊं आपको, अगर आपके बाथरूम बनाए गए हैं, गीजर लगाए गए हैं, तो शॉवर होना चाहिए ना नहाने के लिए। गुलशन जी, हमने वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे मतलब है, जैसे मतलब जिनके थोड़ा सा गार्ड कर रहे हैं, हमने उनसे मग और बाल्टी ने उधार ली थी। इससे बड़ी बदतर हालत क्या बताऊं मैं आपको। जितने भी मेरे साथ लोग थे, यात्री थे, वो बेचारे फिर सिक्योरिटी फोर्स वालों से मांग रहे थे। अपने जो हमारे पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज थे, वो बेचारे घरों से बाल्टी में लेके आए हैं ताकि हम वहां पे नहा पाए और माता के साथ वहां पे जाके दर्शन कराए। ये हालत है। नहीं, हम तो सिर्फ 2 दिन हार्ड रहे साहब, वहां पे। यहाँ पर जो दावे ठोके जाते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, तो किस तरह के काम हुए फिर? ये तो फिर 10 साल खराब ही किए ना इन्होंने यहाँ पर। मैं अरे गुलशन जी, मैं बता रहा हूँ, मैं तो पहली बार रहा हूँ इन क्वार्टरों में, और जिनके यहाँ पे शॉवर नहीं है भाई साहब। आप बताइए, मैं गीजर ऑन करूंगा, मैं नलके के नीचे घुस जाऊं क्या नहाने के लिए? एक शॉवर नहीं लगा ये तो सकते ये लोग। ये तो उस कॉन्ट्रैक्टर को पता होगा जिसने शावर के पैसे भी निकाले होंगे, लेकिन शावर लगा नहीं वहां पर। अरे भाई साहब, इतने इतने दबे हैं वहां पे, चलने में दिक्कत है। रात को लाइट चली जाए भाई साहब, मैं एक दिन वहां पे बिल्कुल दुनिया से ही डिस्कनेक्ट हो गया। 6 घंटे पावर सप्लाई नहीं थी गुलशन जी वहां। मेरे अच्छा। दोनों मोबाइल डिस्चार्ज हो गए। मेरे घर वाले मुझे फिक्र में यहाँ दिल्ली से फरीदाबाद से फोन कर रहे हैं कि वो बंदा वहां पे गया हुआ है। मेरे फोन नहीं चल रहे 6 घंटे। ये तो रोजमर्रा लोग वहां 10 साल 15 साल से रह रहे, उनकी हालत देख के मैं, मतलब वाकई मेरे आंखों में आंसू थे। चलिए हांडू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सारी बात बताने के लिए। बहरहाल देखिए, राकेश हांडू साहब जो है वो माता खीर भवानी की यात्रा करने के लिए कश्मीर गए थे, और कश्मीर की यात्रा करने के बाद जब हांडू गुलशन जी, मेरे को लगता है कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है आपके वहाँ पे। कहीं आपके जम्मू में लाइट तो नहीं चली गई? क्योंकि जम्मू कश्मीर का हाल तो सबको मालूम है, कितना बुरा हाल है। यहाँ पे बोलेंगे ये चेंज हो गया, ये बदल गया, झूठ के बहरहाल फरोदे परोतेंगे, तभी तो अभी हाँ, 200 पे पहुंच गए। हाँ हांडू साहब ये बहुत कुछ कहते हैं। चलिए हांडू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हांडू साहब यात्रा कर कर आए थे, और पीएम पैकेज के उन बच्चों से भी मिल के आए हैं जो दावे ये ठोके जाते थे कि उनको बहुत अच्छा जो है वहां पर रहन सहन दिया जा रहा है, अच्छी सैलरी दी जा रही है,
पूरे देश भर में ढिंढोरा पीटा जा रहा है। आपने देख लिया हालात क्या है कश्मीर के और क्या बताए जाते हैं पिछले 10 गुलशन सालों जी, से क्या गुलशन हुआ। जी बीच में जी आपको गुलशन जी गुलशन जी बीच में आपको टोक रहा हूँ। जी जी जब कश्मीरी पंडितों ने कांग्रेस को बददुआ दी, कांग्रेस नेस्त तो नाबूद हो गए। जब इनको हम्म, गुमार हो गया, ये 240 पे पहुंच गए। अगर हम्म, इन्होंने, उसी माता के यहाँ से हम लोग आए हैं, अगर हम्म। इन्होंने अभी भी कश्मीरी पंडितों की सुध नहीं ली, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये अगले बार 120 पे नहीं आ पाएंगे। ये मेरी गारंटी है, चले जाए मेरा, ये नहीं, एमएलए हमारी बद्दुआ की है ये। इलेक्शन है ना, यहाँ क्या होगा इनका। एमएलए की इलेक्शन यहाँ क्या वही तो होगा करने इनका। आ रहा हूँ मैं इनका। इनका मैं वही, वो कहते ना रावण को भी गुमार हो गया था, वो कहते ना विनाशकाली विपरीत हम्म, बुद्धि, वो इन्होंने देख ली। आज ये बैसाखियों पे आ गए, हम्म, एक तरफ से चंद्रबाबू नायडू हम्म। और एक तरफ से नीतीश कुमार, जो दल बदलू है, जो 6 महीने नीतीश में, को। साल में, 2 साल में पार्टी बदलता है, उसका वर्ल्ड गिनीज बुक हम्म। ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए। जितनी बार उसने ओथ ली है, मेरे को लगता है पूरे वर्ल्ड में किसी किसी चीफ मिनिस्टर ने या किसी एमएलए ने या किसी बंदे ने नहीं बिल्कुल पावर बिल्कुल, के लिए बिहार में लगभग भिखारी। 8 बार ओथ ले चुके हैं वो। मैं वही बोल रहा हूँ, उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए बदलू का। आप ये देख लीजिए, हम्म। सरकार पूरे 5 साल नहीं कर पाएगी टर्म पूरी। मिड टर्म इलेक्शन तो पक्के हैं, और उस टाइम ये 120 पे पहुंच जाएंगे। ये इनको कश्मीरी पंडितों का श्राप है, देखते जाइए आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हांडू साहब मुझसे बात करने के लिए। ये थे राकेश हांडू साहब, जो लगभग दिल्ली से 3 बसें लेकर यात्रा करने के लिए आए थे। वो लोग जो कभी कश्मीर 90 के बाद कश्मीर नहीं आए थे, लेकिन कश्मीर जब गए वहां पर देखा वो माहौल जो 90 में छोड़ के आए थे वो आज वो रहा ही नहीं है। क्योंकि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज जो वहां नौकरी कर रहे हैं उनको भी ऐसे कहा, अब मैं बोलना नहीं चाहता, ऐसे इस तरह से रखा गया है, ऐसा लगता है कि वो दुनिया से ही अलग थलग है। और सैलरी के नाम पर जो मिल रहा है उससे बच्चे पाले या माँ बाप को पाले, किस तरह से काम होंगे। और पूरे देश भर में ये कहा जाता है कि कश्मीर एक स्वर्ग है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं। और दूसरी तरफ मीर वाइज उमर फारूक ने एक बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि कश्मीरी पंडितों का हम खैर मकदम कर रहे हैं, यानी कि वो वापस आ सकते हैं, हम दिल खोलकर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन उसके ऊपर सरकार का अभी तक कोई संज्ञान नहीं आया। एक हाथ आगे उनका आ गया है, लेकिन सरकार का कोई हाथ आगे अभी तक नहीं आया। क्या आने वाले वक्त में आएगा, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए हांडू साहब बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी, आप हमारी बहुत हमारे इश्यूज उठाते हो, उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।